नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंटरनेशनल रिलेशंस के सेट 5 में अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक्स। यहाँ पर आपको बता दूं, जो पीरियड ऑफ कवरेज है वो है मार्च, अप्रैल और मई 2020 का। और यहाँ पर हम कवर करेंगे टॉपिक्स जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। NPT यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ओपन स्काईज ट्रीटी, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी एंड WHO की जो असेंबली थी और उसको लेकर जो फंडिंग को लेकर इशू हुआ था, उसकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। राइट, जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको ये भी बता दूं, UPSC का कंप्लीट क्रैश कोर्स स्टडी IQ की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है आने वाले 2020 के UPSC प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए। कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है, अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं सो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए, पहला कमेंट स्टडी IQ के द्वारा रहता है, उस कमेंट में प्लेलिस्ट का लिंक आपको उपलब्ध हो जाएगा। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सेट 5 को। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। ये भी आपको बता दूं, पिछले सभी लेक्चर्स की PDFs आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल सकती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी IQ की ऐप जो कि आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप के ऊपर एक खास कोर्स लॉन्च किया गया है पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का। आने वाले प्रीलिम्स के लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसमें आप पिछले 10 साल के पेपर्स को बहुत ही जल्दी पूरा कर सकते हैं। मात्र 12 से 13 दिनों में आप इस कोर्स को निपटा सकते हैं। सो जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस पर्टिकुलर कोर्स का फायदा उठाइए। राइट, सो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आई विल स्टार्ट दिस डिस्कशन विद अ सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द कंट्रीज आर नॉट द मेंबर्स ऑफ NPT। यहाँ पर बात हो रही है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की, कि इसमें कौन सी कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर्स नहीं हैं। क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल है, आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। 70% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन के आने की। कई बार ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। USA, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, फ्रांस। देखिए, इसको आप एलिमिनेशन से करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। आपको मालूम है कि पूछा क्या गया है, नॉट द मेंबर्स ऑफ NPT। USA, येस इट इज़ अ मेंबर, इंडिया, नो इट इज़ नॉट अ मेंबर। ठीक है, तो USA मेंबर है, यानी कि 1 ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। सो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन भी आपका हट गया। आपको आपका सही जवाब तो वैसे ही मिल गया 2, 3 and 4। राइट, सो माई पॉइंट इज कि अगर आप एलिमिनेशन से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं सो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। रादर देन अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे, इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आप किसी ना किसी ट्रीटी के या फिर किसी ना किसी संगठन के मेंबरशिप को कंफ्यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आपका आंसर गलत हो सकता है। सो गो विद द टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन इन सच केसेस। बात करते हैं कि यहाँ पर NPT बेसिकली सुर्खियों में क्यों था। एज यू कैन सी, मई 1 की खबर है ये। सो असेसिंग द NPT 50 ईयर्स ऑन, यहाँ पर NPT को साइन हुए को 50 साल हो गए थे। ये 1970 में साइन की गई थी। सो इसके 50 साल पूरे होने पे इसका एक तरीके से इवैल्यूएशन या फिर मूल्यांकन हो रहा था। रिसेंटली द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी विच केम इनटू फोर्स इन 1970 मार्क्ड इट्स 50th एनिवर्सरी। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। NPT क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ट्रीटी डिफाइन करती है, परिभाषित करती है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को एज दोज दैट हैव बिल्ट एंड टेस्टेड अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस बिफोर 1 जनवरी 1967। अगर आपने 1 जनवरी 1967 के पहले किसी भी तरह का न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस को टेस्ट किया है, ठीक है, तो आप NPT के सदस्य ऑटोमेटिक, तो आप न्यूक्लियर वेपन स्टेट कहलाए जाएंगे। इसमें केवल 5 कंट्रीज ऐसी आती हैं जिन्होंने ये काम किया था, जिसमें USA, रशिया, उसके बाद UK, फ्रांस एंड चाइना। केवल ये 5 मेंबर कंट्रीज ऐसी हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। आई रिपीट, केवल ये 5 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि इसमें और मेंबर स्टेट्स नहीं हैं, और कई सारे मेंबर स्टेट्स हैं, NPT का हिस्सा हैं, लेकिन ये 5 कौन हैं? ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं जो कि डिक्लेयर की गई हैं NPT के द्वारा। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि क्या वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स पूछ रहा है या फिर क्या वो मेंबर्स के बारे में पूछ रहा है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स 3 हैं। टू प्रिवेंट एंड स्प्रेड द न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रमोट कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, फर्दर द गोल ऑफ अचीविंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड जनरल एंड कंप्लीट डिसआर्मामेंट। ठीक है, सो ये इसके 3 इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया, जब से ये ट्रीटी बेसिकली साइन की गई है तब से इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। इंडिया ने हमेशा मना किया है कि हम इस ट्रीटी को कभी भी साइन नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया मानती है कि NPT डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेटरी यानी कि भेदभाव करती है। वो कैसे?
India is one of the 5 countries that did not sign the NPT or withdraw from NPT, thus becoming part of a list which includes Pakistan, Israel, South Sudan and North Korea. So पाकिस्तान, इजराइल, साउथ सुदान, नॉर्थ कोरिया और इंडिया, ये 5 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने आज की डेट में एनपीटी के ऊपर साइन नहीं किया है, यानी कि ये इसके सदस्य नहीं है। दूसरा सवाल ये आता है कि इंडिया इसको डिस्क्रिमिनेटरी क्यों मानती है। रीजन काफी सिंपल है, बिकॉज ये ऐसा बोलती है कि यहाँ पर जो एनपीटी है ये बेसिकली जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनकी मोनोपोली को लेजिटिमाइज करता है। ये बोलती है कि आपने 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स जो हैं उनकी लेजिटिमेसी पूरे वर्ल्ड में चलती है, लेकिन अगर कोई और यहाँ पे न्यूक्लियर पावर की टेस्टिंग करना चाहता है उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। आपको बता दूं इंडिया ने भी न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन की टेस्ट करने के बावजूद इंडिया को न्यूक्लियर वेपन का जो दर्जा है वो नहीं दिया गया है। So India has opposed the international treaties aimed at non-proliferation since they were selectively applicable to the non-nuclear powers and legitimized the monopoly of the 5 nuclear weapon powers. This is the 2 main reasons जिसकी वजह से इंडिया इसको डिस्क्रिमिनेटरी मानती है और इसको अभी तक साइन नहीं किया है। खैर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द कंट्रीज अनाउंस दैट इट विल एग्जिट द ओपन स्काईज ट्रीटी। सो ये हाल ही में चर्चा में था और इसका सही जवाब है यूएसए। सो यूएसए आपको मालूम होगा कई सारी ट्रीटी से, कई सारे सम्मेलनों से, कई सारे कन्वेंशन से अपने आप को एग्जिट कर रहा है। हाल ही में इसने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग देने से इनकार किया। उसके पहले इसने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अपने आप को एग्जिट करवाया। उसके पहले इसने यूएनएफसीसी के तहत जो पेरिस समिट के तहत गोल्स रखे गए थे उनसे भी अपने आप को एग्जिट करवाया। ये सब कुछ जो है यूएसए में हो रहा है 2016 के बाद, जब से ट्रंप प्रशासन जो है सत्ता में आया है। सो दे हैव एग्जिटेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ थिंग्स एंड द लेटेस्ट इन दिस इज ओपन स्काईज ट्रीटी। यहाँ पर हम बात करेंगे कि बेसिकली ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या कारण है। सो एज यू कैन सी, ये खबर है मई 22 की, जिसमें विल एग्जिट ओपन स्काईज ट्रीटी अनाउंसेज यूएसए। ओपन स्काईज ट्रीटी क्या है इसके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। रिसेंटली यूएसए ने ये घोषणा की कि वह ओपन स्काईज ट्रीटी से अपने आप को एग्जिट करेंगे, स्टेटिंग दैट रशिया हैड कंटिन्यूसली एंड फ्लेग्रेंटली वायलेटेड द ट्रीटी। सो आरोप लगाया रशिया के ऊपर कि रशिया ने इस पर्टिकुलर समझौते के जो प्रावधान हैं उनका हनन किया है, जिसकी वजह से हम इस ट्रीटी से अपने आप को निकाल रहे हैं। ओपन स्काईज ट्रीटी बेसिकली क्या होती है? ओपन स्काईज ट्रीटी एक समझौता है जो परमिट करता है ईच स्टेट पार्टी को टू कॉन्डक्ट शॉर्ट नोटिस अनआर्म्ड रिकॉनेसेंस फ्लाइट्स। रिकॉनेसेंस का मतलब होता है सर्वेलेंस। सर्वेलेंस को आप हिंदी में जानते होंगे टोही, ठीक है। सो टोही करने के लिए जो यहाँ पे फ्लाइट्स होती हैं, इस तरीके का हम काम क्यों करते हैं? बेसिकली दूसरे टेरिटरीज के ऊपर आप जा सकते हैं टू कलेक्ट डेटा ऑन मिलिट्री फोर्सेस एंड एक्टिविटीज। क्लियर है ये बात? कहने का मतलब ये यहाँ पर बेसिकली परमिशन देता है हर स्टेट पार्टी को टू कॉन्डक्ट शॉर्ट नोटिस अनआर्म्ड रिकॉनेसेंस फ्लाइट्स ओवर द अदर टेरिटरीज टू कलेक्ट डेटा ऑन मिलिट्री फोर्सेज एंड एक्टिविटीज। आप किसी और कंट्री जो कि ओपन स्काईज ट्रीटी का सदस्य है उसकी कंट्री में जाके अनआर्म्ड तरीके से शॉर्ट नोटिस पर भी रिकॉनेसेंस फ्लाइट्स को कंडक्ट कर सकते हैं यदि आप डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं मिलिट्री फोर्सेस के ऊपर। इसका फ़ायदा क्या था? इसका फ़ायदा ये था कि आपस में जो कंट्रीज़ में बॉनहॉमी है वो बढ़ सकती है, कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, फेमिलियरिटी बढ़ जाएगी अमंग द स्टेट पार्टीज थ्रू देयर पार्टिसिपेशन इन दी ओवरफ्लाइट्स। सो ओएसटी को साइन किया गया था 1992 में, जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुई थी, एंड ये 2002 में जाके इफेक्ट में आई थी। यहाँ पर आज की डेट में अगर हम देखें 34 स्टेट्स हैं जो कि ओएसटी का हिस्सा हैं, और 35th यानी कि किर्गिस्तान, इट हैज़ साइंड इट बट इट हैज़ नॉट रैटिफाइड इट। ये आपके लिए याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको समझना क्या है, इसमें जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो या तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से आते हैं या फिर वो आते हैं यूरोपियन नेशन से, जैसे कि यूएसए, यूके, रशिया, टर्की, ठीक है। एशिया के बहुत ही कम मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर ट्रीटी में। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, जिसको लेके सवाल आ सकता है कि इंडिया और चाइना जो है वो दोनों ही इस ट्रीटी के सिग्नेटरीज नहीं हैं, वो दोनों ही इस ट्रीटी के मेंबर्स नहीं हैं। यहाँ पर ऑल्सो ये इंपॉर्टेंट है जानना, इवन दो स्टेट पार्टीज आर अलाउड टू ओवरफ्लाई ऑल ऑफ अ मेंबर्स टेरिटरी, द ट्रीटी डिटरमाइंस स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट एंड रीफ्यूलिंग एयरफील्ड्स। सो वैसे तो आपको जो है परमिशन मिलती है कि आप पूरे मेंबर टेरिटरी के ऊपर, मेंबर की पूरी टेरिटरी के ऊपर ओवरफ्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ एंट्री एग्जिट यहाँ पर रख दिए गए हैं थोड़ी सी चीज़ों को क्लैरिटी देने के लिए।
सो दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ ओएसटी। इंपॉर्टेंट टू नोट क्या है, रशिया यूएसए ने क्यों छोड़ा, कब ये साइन की गई थी, एंड क्या इसका पर्पस है, और इंडिया चाइना का क्या स्टेटस है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रीटी। नेक्स्ट तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पर बात होने वाली है यूनाइटेड नेशंस के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के बारे में। सो ये चर्चा में क्यों था, बिकॉज इंडिया ने हाल ही में कुछ फंडिंग दी थी। इंडिया प्रोवाइड्स $2 million टू UNRWA, UN रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर द वेलफेयर ऑफ पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज। यहाँ पर बात करते हैं, India has given $2 million in aid to UNRWA working for the welfare of Palestinian refugees amidst the coronavirus crisis। यहाँ पर आपको जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बेसिकली जो UNRWA है ये कहाँ पे काम करती है, ठीक है। इसके लिए ये दोनों मैप समझने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इनफैक्ट जो न्यूज़ हेडलाइन है ये इंपॉर्टेंट भी केवल लोकेशन के लिए है कि ये किस एरिया में काम करती है। इस मैप को ध्यान से देखिए, ये आपके जो लेफ्ट साइड में मैप है थोड़ा जूम्ड इन है, इसमें इजराइल को आप प्रॉपरली देख सकते हैं, और जो राइट साइड में आपका मैप है ये थोड़ा जूम्ड आउट है, इसमें आप बाकी कंट्रीज को भी आराम से देख सकते हैं। सो एज यू कैन सी हेयर यू हैव इराक, हेयर यू हैव जॉर्डन, हेयर यू हैव इजराइल, और यहाँ पे है आपका लेबनन, एंड ये है आपका सीरिया, राइट। यहाँ पे सीरिया मार्क नहीं है, दिस इज सीरिया। सो ये 4-5 कंट्रीज हैं जहां पर ये काम करता है। आप देख सकते हैं इराक में काम नहीं करता, इराक केवल आपको बॉर्डर समझना है, और यहाँ पे इराक का बॉर्डर लगता है बेसिकली सीरिया के साथ और जॉर्डन के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है। लेबनन और इजराइल के साथ इराक का बॉर्डर टच नहीं होता है। ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट, मेडिटरेनियन सी जो है ये ओपन होती है सीरिया को, लेबनन को, इजराइल को, इजिप्ट को। जॉर्डन को मेडिटरेनियन सी ओपन नहीं होती है, ठीक है। खैर, और आपके लेफ्ट साइड में जो मैप है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। सो दिस इज बेसिकली द मैप ऑफ इजराइल। इसमें आपको देखना है गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप जो है ये ओपन होती है मेडिटरेनियन सी को, और वेस्ट बैंक जो है ये बेसिकली टच करता है जॉर्डन के साथ, ठीक है। सो वेस्ट बैंक इज ओवर हेयर। नाउ अब ध्यान से देख लीजिए। सो UNRWA इसकी स्थापना हुई थी 1949 दिसंबर में। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र ने ही किया था, जैसा कि इसका नाम है, UN की एजेंसी है। सो UN ने ही इसको बनाया था एज ए रिलीफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। काम क्या करती है? ये शेल्टर प्रोवाइड करती है, बेसिक फूड सप्लाईज, मेडिकल एड, एजुकेशन एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन इट्स 5 फील्ड्स ऑफ ऑपरेशंस। यानी कि पैलेस्टीन के जो रिफ्यूजीज हैं वो यदि कहीं पर भी हैं लोकेटेड, जॉर्डन, लेबनन, सीरिया, गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक इंक्लूडिंग द ईस्ट ऑफ जेरूसलम, तो इन 5 लोकेशंस में यदि कहीं पर भी यहाँ पे पैलेस्टीन के रिफ्यूजीज लोकेटेड हैं, सो ये वहाँ पर उनको हेल्प करते हैं, उनको मेडिकल एड देते हैं, एजुकेशन देते हैं, फूड सप्लाईज वगैरह वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इनको फंडिंग कहाँ से मिलती है? ऑलमोस्ट सारी की सारी जो फंडिंग है वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं फ्रॉम द UN मेंबर स्टेट्स। सो इसी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन के चलते भारत ने यहाँ पर $2 million का जो है वो ग्रांट दिया है। UNRWA also receives some funding from the regular budget of the UN, which is used mostly for international staffing costs। खैर, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एरिया ऑफ ऑपरेशन, क्या इसका मेन एजेंडा है, क्या काम करती है, कब इसको बनाया गया था, और ये वाले जो मैप्स आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्लेसेस इन न्यूज़ का जो आप डिस्कशन करते हैं वो ऐसे ही निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं से कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट जो हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको लेके 2 बड़ी चीज़ें हुई थी और दोनों को ही यहाँ पे एक साथ कवर कर लेंगे। सबसे पहले तो इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ही टुक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है। जो इसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका चार्ज लिया इन्होंने। एंड सेकेंडली USA ने यहाँ पे थ्रेटन किया, वार्निंग दी टू फ्रीज द फंडिंग टू द WHO। खैर, आज की डेट में USA ने अपनी फंडिंग को फ्रीज कर भी दिया है, लेकिन जब हमने इस न्यूज़ को कवर किया था उस समय पर USA ने केवल एक चेतावनी दी थी, अब फाइनली उसको यहाँ पर बंद भी कर दिया गया है। पहले बात करते हैं WHO की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बारे में, जिसकी चेयरमैनशिप जो है वो इंडिया के स्वास्थ्य मंत्री को दी जा रही है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज कंपोज्ड ऑफ 34 टेक्निकली क्वालिफाइड मेंबर्स इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड दे आर इलेक्टेड फॉर 3-year टर्म्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ऐसा नहीं है कि जो भी WHO के मेंबर्स हैं वो सभी के सभी WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स भी होते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू। केवल कुछ मेंबर्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली 34 टेक्निकली क्वालिफाइड मेंबर्स जो होते हैं, मेंबर स्टेट्स की बात हो रही है, उनको यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। और इनकी जो इलेक्शन है ये होती है 3 साल के लिए।
WHO का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, साल में कम से कम 2 बार तो इसकी मीटिंग होती ही होती है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बोर्ड इज टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस ऑफ WHA। WHA क्या है? इसकी मीटिंग रिसेंटली हुई थी जहां पर ताइवान का इशू आया था। आपने सुना होगा, चाइना ने कहा था कि ताइवान WHA की मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सकता है। सो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के जो फैसले होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड। यहाँ पर जो चेयरमैनशिप होती है इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चेयरमैनशिप की पोस्ट है, इट इज़ हेल्ड बाय रोटेशन फॉर 1 ईयर अमंग 6 रीजनल ग्रुप्स। यानी कि यहाँ पे कुछ क्षेत्र जो हैं वो निर्धारित कर दिए गए हैं। कहने का मतलब, अगर आज की डेट में मान लीजिए इंडिया से कोई चेयरमैन बन चुका है, सो आपका जो यहाँ पर इंडिया वाला एरिया है उससे अब नेक्स्ट चेयरमैन नहीं बनेगा। सो अफ्रीका, अमेरिकाज, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, ईस्टर्न मेडिटरेनियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक, सो ये यहाँ पर टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं चेयरमैन, अकॉर्डिंग टू द रीजन यहाँ से सिलेक्ट किए जाते हैं। अगर अब इंडिया से सिलेक्ट कर लिया गया है, सो अगला जो इंसान होगा वो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया से सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, वो किसी और एरिया से सिलेक्ट किया जाएगा। क्लियर है ये बात? सेकेंड थिंग जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, WHO का फंडिंग पैटर्न। यहाँ पर जो फंडिंग को बेसिकली फ्रीज किया गया है। सो WHO को बेसिकली 4 तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलते हैं। ये 4 तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस आपके सामने हैं। पहला होता है असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, दूसरा है स्पेसिफाइड वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, तीसरा है कोर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड चौथा है पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस कॉन्ट्रीब्यूशंस। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है स्पेसिफाइड वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। It comes from members or partners and can be flexible or highly earmarked. It forms the largest shares of WHO's funds. जितने भी फंड्स इनको मिलते हैं इसमें से सबसे ज़्यादा जो शेयर होता है ये स्पेसिफाइड वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन का शेयर होता है। इसके अलावा असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस बेसिकली कुछ ड्यूज कंट्री पे इन टू बिकम मेंबर ऑफ WHO। ठीक है, ये तो आपको देना ज़रूरी है। यानी कि ये जो असेसमेंट है WHO करती है, उसके अनुसार अगर आपको WHO का मेंबर बनना है, इतना पैसा तो आपको देना ही होगा। Core voluntary contributions to benefit the less well-funded activities, resources and ease implementation bottlenecks because of lack of immediate financing. For example, इसको समझते हैं, मान लीजिए WHO को कल को कोई हेल्थ मिशन चलाना है किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री में, किसी आइलैंड में जो कि काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित है किसी पर्टिकुलर बीमारी की वजह से। सो वहाँ पर जो पैसा है आप दे सकते हैं ये बोलकर कि मैं चाहता हूँ कि मेरी कंट्री का पैसा इस पर्टिकुलर कंट्री को जाए। सो उस केस में आता है कोर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड चौथा है पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस। इसको तो आप समझ ही गए होंगे आज की डेट में जब महामारी चल रही है। सो एक फंड है यहाँ पर जो कि पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस के लिए बनाया गया है। ये 4 फंड्स हैं, ये 4 फंड्स WHO के अंदर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आई हैव टोल्ड यू, स्पेसिफाइड वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन वाला जो फंड है ये आता है। अब US से आज की डेट में WHO का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर था विद 14.67% कॉन्ट्रीब्यूशन, और इंडिया का शेयर मात्र 0.48% का था। आउट ऑफ द टोटल फंड्स जो मैक्सिमम फंड्स हैं इनकी स्पेंडिंग होती है अफ्रीका रीजन में, फॉलोड बाय ईस्टर्न मेडिटरेनियन, फिर साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, वेस्टर्न पैसिफिक एंड अमेरिकाज रीजन रिस्पेक्टिवली। एरियाज वेयर मैक्सिमम मनी एलोकेटेड इज पोलियो इरेडिकेशन, फॉलोड बाय एसेंशियल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज एंड प्रिवेंटेबल डिजीजेज वैक्सीन्स। ये वाला जो सेकंड फैक्ट मैंने आपको बताया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिए, क्योंकि अब इस तरह के सवाल भी आने लग गए हैं कि पैसा कहाँ पे जाता है, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पैसा किस इलाके में जाता है, किस चीज़ के लिए जाता है, ये सब भी सवाल आजकल पूछे जाने लग गए हैं। सो प्लीज़ कीप दिस थिंग्स इन माइंड। एंड इस नोट पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एक और सेट बच जाता है जिसको कि हम आपके साथ कवर करेंगे, उसके बाद आपका काफ़ी हद तक यहाँ पे क्रैश कोर्स जो है वो निपट जाएगा। Then we will start with the new discussion in crash course. Till then, I take your leave.